नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो बातचीत रह गई थी वो है 12.4.4। यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं, आइए इससे पहले हम ये शुरू करें। आप सबसे पहले पेन कॉपी उठा लीजिए। हमारा ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड में हम सारी चीज़ें रिवाइज़ करने वाले हैं और इसी सिलसिले में आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि हम लोगों ने इससे पहले जो बातें की हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने बातें की हैं वो हैं कि गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम ये क्या कहता है? गॉस थ्योरम में हम लोगों को पता चला है कि भाई जब भी किसी चार्ज के आसपास किसी भी दूसरे पॉइंट पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जिसके अंदर उस चार्ज को रख देते हैं। अब इस पॉइंट पे पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता चल जाता है तो उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? Q/ε0। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे के पूरे सरफेस एरिया के लिए बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स के साथ में फ्लक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी उसके साथ में हम क्योंकि ये फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? E.ds होती है। तो हम क्या करेंगे, अब फ्लक्स में डिवाइडेड बाय ds करेंगे और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। तो ये जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में बिल्कुल जानकारी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन फिर उस प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए हम लोगों ने गॉस थ्योरम को यूज़ करना शुरू किया। दिस वॉज अ बेटर अल्टरनेटिव, या कहना चाहिए कि एक बेटर एप्लीकेशन था कूलम्स के लॉ का। अब लगभग ऐसी ही बात किन्होंने कही? एम्पियर ने कही। और एम्पियर की क्या बात है, चलिए आइए देखते हैं। एम्पियर ने कहा कि किसी भी एक क्लोज लूप है क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडनिंग और पासिंग द क्लोज सर्किट। इसका मतलब क्या है? एक वायर है, अगर इससे आई करंट जा रहा है और अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एग्जैक्टली जैसे कि हम लोगों ने गॉस थ्योरम में एक गॉसियन सरफेस लिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक एम्पियर के केस में, एम्पियर्स लॉ के केस में एक इमेजिनरी लूप ले लेंगे और इस इमेजिनरी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी अब देखिए क्लोज लूप इंटीग्रल है, मतलब लूप को क्लोज होना पड़ेगा और B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। जितना भी करंट जा रहा है उसमें म्यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन कर दो और आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा है, बल्कि क्या बता रहा है? पूरे के पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तब हम क्या करेंगे? तो भाई लूप का जो टोटल लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? B को बाहर रखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और इसके बाद में ये अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि भैया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए हमारा राइट हैंड रूल तो है ना, और यहाँ क्या करते हैं, हम अपना थंब इस तरीके से सेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करता है और तब हम जब अपनी उंगलियों को घुमाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? अंदर की ओर, डायरेक्शनल परपेंडिकुलर। तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा। अब इसका कुछ एप्लीकेशन भी होना चाहिए, तो इसका क्या एप्लीकेशन है आइए देखते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। हमारे पास में एक बहुत लंबा सा वायर है और उस बहुत लंबे से वायर के लिए हम पॉइंट P ले लेते हैं, हर बार ले रहे हैं इसलिए चलिए पॉइंट P के, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं।
अब ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे हम कि हम सीधे सीधे जो है आर रेडियस का, जो कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी की, किससे, हमारे लाइव वायर से। तो लाइव वायर मतलब वो वायर जिससे करंट जा रहा है। तो अब जो है हमको जो है लाइव वायर से जो है क्या हो गया, आर डिस्टेंस में पॉइंट पी मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, उस क्लोज लूप के लिए जो है हम यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ लगाने से हमको क्या पता चला, क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब जो है हमको b निकालना है, तो ये बाहर निकाल देंगे b, और यहाँ क्लोज लूप इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो टोटल लेंथ ऑफ उस वायर का क्या होगा, मतलब उस लूप का क्या होगा। आपको पता है कि वो लूप सर्कुलर है जिसका रेडियस r है, तो 2 पाई r उसकी सरकमफरेंस हो जाएगी। तो b इंटू 2 पाई r ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। और b निकालना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई, ये देखो नीचे आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ i बाई r। और इस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हमारा लाइव वायर है, यहाँ पॉइंट P है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r था। इस पॉइंट P के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने राइट हैंड रूल यूज़ करना है। ये जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और फिर इसको इस तरीके से घुमाएंगे कि पॉइंट P की तरफ जो हमारी उंगलियां मुड़े। यहाँ हमको क्या नज़र आएगा, पॉइंट P की तरफ ये अंदर की ओर उंगलियां जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। अगर हम लोग जो है ये सोच लें कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट Q ले लेते हैं, तो पॉइंट Q के पास में जो है क्या, सॉरी ये जो है गलत हो गया, एक पॉइंट Q ले लेते हैं, तो इस पॉइंट Q के लिए क्या होगा, अभी भी हम अपना थंब करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, लेकिन इस बार उंगलियां बाहर आ रही होंगी, और इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने इस तरीके के कैलकुलेशन बायो-सेवर्ट्स लॉ के थ्रू भी किए हुए हैं, लेकिन ये जो है तरीका हमारे लिए ज़्यादा आसान, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए हम एम्पियर-सर्किटल लॉ को यूज़ करते हैं। अब अगली बात क्या है भाई, सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इसी तरीके का एक लूप है, मतलब जैसे कि एक सिंगल चूड़ी अगर हम आपको दिखा दें, तो आप बोलेंगे कि ये चूड़ी क्या है, ये एक रिंग है, एक सिंगल रिंग है, उसको आप चूड़ी बोलोगे। अगर चूड़ियाँ जो है बहुत सारी हाथ में पहनी हुई हैं, तो पूरी चूड़ियों का कलेक्शन एक साथ जैसा दिखाई देगा। उसी तरीके से वायर का एक सिंगल राउंड एक लूप हुआ, लेकिन बहुत सारे राउंड एक दूसरे से चिपके हुए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब ये सोलेनॉइड में हमको क्या करना है, हम इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने क्या किया है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया है। एक इमेजिनरी बॉक्स ले लिया जिसके जो है साइड्स हैं A B C D, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम हर एक साइड के लिए मैग्नेटिक मतलब हर एक साइड के लिए क्या करेंगे, एम्पियर लॉ का जो है कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखो साइड AD के लिए क्या यहाँ पर से कोई करंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो जो है हमको मिलेगा। ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ करंट के, और यहाँ पर भी जो है कोई करंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। यहाँ देखो इस एरिया में आपको बहुत सारे वायर से बहुत सारा करंट पास होता हुआ नज़र आएगा। इस तरीके से मान लेते हैं कि टोटल n टर्न्स हैं वायर के। अगर ऐसा है तो यहाँ पर से टोटल करंट जो जा रहा होगा, क्या वो अभी भी सिर्फ I है, क्योंकि वायर से तो हम लोगों ने I करंट भेजा हुआ है, तो क्या अभी भी I करंट आ रहा है, नहीं, क्योंकि n टर्न्स हैं इसलिए I की बजाय Ni हो जाएगा, और Ni टोटल करंट हो गया। और अब जो है अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पर जो है Ni टोटल करंट हो जाएगा, और ठीक है, और जो है म्यू नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ पता चलेगी, एक और चीज़ क्या पता चली कि भाई इस एक सोलेनॉइड के लिए इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं होती, सबका सब मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो सब अंदर ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ इसके अंदर से जा रही होती हैं, बाहर से नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं आगे
और आगे हमको क्या दिखाई दे रहा है। इसी तरीके के कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर हम एक सॉलिड कॉपर वायर के लिए, यानी कि एक सॉलिड कंडक्टर के लिए, या फिर एक थिन हॉलो कंडक्टर के लिए, या फिर एक थिक हॉलो कंडक्टर के लिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो कि कंडक्टर का ही हिस्सा है लेकिन वो थिन और थिक के बीच का कोई पोर्शन हो, यहाँ पर के लिए भी एप्लीकेशन में ये इनके जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्या ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अभी यूज़फुल हैं? द आंसर इज़ नो। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को जो है टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में से हैं जिनको ये चाहिए कि भाई किसी तरीके से मेरा फिज़िक्स निकल जाए, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आ जाए, मुझे 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में अभी हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। बट इट इज़ माय प्रॉमिस कि हम ये 100% हमेशा के लिए अवॉइड नहीं करने वाले हैं। वी विल कम बैक टू इट एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब जो है मैग्नेटिक फील्ड हमको पता चल गया है तो क्या उसके ऊपर फोर्स के बारे में हमको जानना नहीं चाहिए? आंसर इज़ यस, हमें जानना चाहिए। अब वो फोर्स कैसे निकालेंगे? तो भैया हमको क्या पता था भाई, हम लोगों ने कौन सा फोर्स देखा था? हम लोगों ने शुरुआत में ही एक मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कैलकुलेशन की थी। अब यहाँ पर भी जब हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन अज्यूम कि दिस इज़ अ मूविंग चार्ज इन अ लूप या इन अ सीरीज़। तो यहाँ पर भी जो है हम यही मतलब फार्मूला लगा सकते हैं, द फोर्स इज आई और ये dl। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पीस कट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पीस कट कर लिया और इस पीस का नाम मैंने dl रख दिया। अब इस dl पीस से जितनी करंट जा रही है वो अगर I है तो ये IDL करंट एलिमेंट हो जाएगा। और इस पर जो है अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लिया हुआ है तो आपको याद होगा कि मैंने लेफ़्ट हैंड रूल की बात की थी। और लेफ़्ट हैंड रूल में क्या कहता है? लेफ़्ट हैंड रूल में कहता है कि यदि आपका जो है ये जो मिडिल फिंगर है ये अगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और अगर आपका जो है इंडेक्स फिंगर है ये अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो आपका थंब जो है आपको फोर्स के बारे में बताएगा। ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है, क्योंकि ये FBI है ना भाई, FB और I। तो अगर ये हो गया B, तो B को हम लोगों ने ऐसे लगा दिया। करंट के लिए अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो हमको अंदर जाता हुआ फोर्स दिखाई देगा, और इस फोर्स के लिए हम ILB साइन थीटा ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर dl हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी ली है और b भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के थ्रू हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का पता चल जाता है। अब क्योंकि जो है हम लोगों को क्या करना है कि ये केवल छोटे से पीस dl के लिए नहीं, पूरे वायर के लिए अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास में फार्मूला क्या आ गया? हमारे पास में फार्मूला आ गया DF यानी कि वेरी स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू IDL B और उसके बाद में साइन थीटा, ये चीज़ आ गया। अब अगर जो है हमको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर देखिए DL हमको छोटा सा पीस नज़र आ रहा है। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन करने से जो है फिर हम लिमिट ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा A और ये वाला पॉइंट हमारा अगर B हो तो A से B तक हम ये लिमिट डाल देंगे और हमको पूरे के पूरे इंटीग्रल से मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू। अब फोर्स जब अगर हमको पता चल जाता है तो यहाँ एक और कंडीशन आती है, क्या कि अगर मैं आपको एक इमेजिनेशन कराऊं कि यहाँ पर अगर हमारा एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा हो कि हमारे जो है सारे के सारे करंट जो है वो लूप में बह रहे हों, तो क्या इसके ऊपर जो है कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर हम अलग अलग पीसेस के बारे में सोचें तो हर एक के कारण जो है इस लूप के ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जितना फोर्स जो है अपर डायरेक्शन में करंट जाने के कारण मिल रहा है, अभी यहाँ पे कैसे मिलेगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को यहाँ मिल गई और हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन ऊपर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ मिल गई, हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन ऊपर ले लिया, तो फोर्स हमको किधर दिख रहा है? अंदर की ओर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखना चाहें तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स हमको बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाहर की ओर दिखाई दे रहा है फोर्स। उसी तरीके से जो है अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पर करंट और फोर्स दोनों पैरेलल हैं, मतलब करंट और
मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं मिलेगा। और नेट फोर्स जो है हमको यहाँ पर फिर 0 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिल के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हमको एक क्लोज लूप में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देती है? 0। इसका रीज़न क्या है कि कुछ जैसे यहाँ देखेंगे तो ये वाले जो है वायर के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। फोर्स यहाँ पर कैसा लग रहा है? ऊपर लग रहा है, ठीक है, F1 ऊपर लग रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, तो फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है। उसके बाद में जो है हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पर फोर्स नीचे लग रहा है और यहाँ पर भी फोर्स ऐसा लग रहा होगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे फोर्स मिलकर जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट लूप कैसा हो जाएगा? क्लोज लूप हो जाएगा 0। इसी चीज़ को हम अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं। अगर हमारा इर्रेगुलर शेप का भी एक कोई जो है लूप है तो उस जगह पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड का सम, मैग्नेटिक फोर्स का सम 0 दिखाई देता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर लूप दिखाई देता है तो हम क्या देख रहे हैं कि हम मानते हैं इसका रेडियस r और इसका रेडियस r, मतलब दोनों मिला के जो है यहाँ पर कुल मिला के रेडियल डिस्टेंस जो है 2r हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट का डायरेक्शन हम एग्रीगेट में ऐसा मान सकते हैं। तो नेट फोर्स अपवर्ड ये एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स का की वैल्यू जो है हम कहाँ से निकाल सकते हैं? हमारे पास में F इज इक्वल टू आई डी एल बी साइन थीटा, ये जो है हमको टोटल फोर्स की वैल्यू दे देगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ देखी हुई है। यही हम फार्मूला आई एल बी साइन थीटा ये फार्मूला लगाएंगे, हमको फोर्स का पता चल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और अब हम जो है उस फेमस इक्वेशन पे चलेंगे जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी मतलब उसका जो यूनिट है वो एम्पियर के नाम से जाना गया। यहाँ पर हम देखते हैं, आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे और आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। एज वेल एज ये क्वेश्चन जो है आपको 3 नंबर के लिए पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 लाइव वायर्स। यहाँ पर शब्दों का खेल है। जब हम PYQ के साथ में डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। देखिए क्या है हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि एक लाइव वायर है I, जो इस वायर का नाम रख देते हैं A। तो वायर A से करंट I1 जा रहा है। अब I1 से आप R डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P इमेजिन कर लो। इस पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ। और एम्पियर सर्कुलर लॉ से जो है हमको क्या पता चलेगा? B डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 I, ये पता चला। और DL की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R, तो B की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। वही चीज़ आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। हम लोगों ने क्या किया? ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से आपको म्यू 0 बाई 4 पाई और 2 पाई डिवाइडेड बाई 2I डिवाइडेड बाई R। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लगाना है तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड से डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेंगे जो कि I ऊपर जा रहा है और यहाँ से P के डायरेक्शन में जब हम अपनी उंगलियाँ घुमाएंगे तब हमको क्या नज़र आएगा? देखिए हमको P के साइड में उंगलियाँ घुमाते समय अंदर की ओर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड B दिखाई देता है। अब अगली बात कहाँ आ जाती है कि ये जो पॉइंट P है वो कहाँ खड़ा हुआ है? भाई पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर से अंदर की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं और यहीं पर एक दूसरा कंडक्टर B पड़ा है जिस पर जो है I2 करंट बह रही है। तो अब क्या वो इस कंडक्टर 1 के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। और उसके लिए हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा है। तो यहाँ पर I2 करंट यानी कि I2 और ये इनके बीच में जो है जो एंगल है वो क्या है? देखिए I2 ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। और इस 90 डिग्री एंगल के बाद में हम लोग जो है क्या देखेंगे कि इस पर फोर्स कैसे लगेगा? राइट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया
करंट का डायरेक्शन और हमको फोर्स दिखाई दे रहा है किधर, उसी वायर की तरफ जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। तो इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल 90 है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा 1 और हमको फोर्स मिल जाएगा आई एल बी। अच्छा आई क्या है, यहाँ पर I2 है और एल बी क्या है, तो एल बी की वैल्यू हमको पता चल गई। तो अल्टीमेटली जो है जो फोर्स हमको दिखाई दे रहा है वो कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से देखेंगे I2LB और LB का नाम है म्यू ज़ीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई और यहाँ पर 2I1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या था, R था। ठीक है, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ये अभी तक जो है ये किसकी वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू है। तो B और इसके साथ में F की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू ILB। तो यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो अब जो है B हो गया, L हो गया और यहाँ पर I1 मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर मैं इसको L से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर भी L डिवाइड हो जाएगा, ये L कट जाएगा और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है हमको मिलता है म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई और 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ से जो है हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। चलो डिफाइन करते हैं। अगर दो ऐसे कंडक्टर मिल जाए जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है R वो 1 मीटर है, 1 मीटर डिस्टेंस है। अगर मैं ऐसे दो कंडक्टर्स को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दूं तो मैंने R को क्या बना दिया, अब ध्यान से देखते जाना, ये बहुत समझदारी की बात है। यहाँ पर इस फॉर्मूला से R को मैंने बना दिया 1। ठीक है, अब फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि इनके बीच का मतलब इनके बीच का जो है, अगर मैं क्या बोलूँगा कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है इसको अगर मैं 1 न्यूटन कर देता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स कर देता हूँ, तो फिर जो है यहाँ पर म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई हो जाएगा इक्वल, मैं डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/2I1 1/2I1 I2। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग एम्पियर के मतलब यहाँ पर जो है कितना अमाउंट ऑफ करंट है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने I1 को और I2 को 1 एम्पियर ले लिया तो यहाँ पर जो है कुल मिला के 2 और म्यू ज़ीरो बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7 वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई की। तो म्यू ज़ीरो बाई 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 -2। अब हम लोग जो है फोर्स को अगर 1 न्यूटन की बजाय इतना फोर्स मान लें तो ये दोनों करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी। इस तरीके से एम्पियर ने फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स के यूज से करंट को डिफाइन किया और ये इसकी SI यूनिट बन गई, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है जो इन दोनों को अफेक्ट कर सके और करंट को मेजर करना बहुत आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। हम देख सकते हैं कि मूविंग चार्जेस के बीच में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। भाई यहाँ पर देखो, मैंने मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। ऐसी कंडीशन में इनके बीच में जो है कूलम्स का फोर्स कितना लगेगा, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कैसे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और इसके पास में Q1 चार्ज है, तो इसकी जो है इसका जो करंट है वो कितना हो जाएगा। तो भाई अगर मैं वेलोसिटी, भाई यहाँ पर जो है वेलोसिटी और चार्ज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Q डिवाइडेड बाई T और इंटू L जो डिस्टेंस वो कवर करेगा पर यूनिट टाइम में। हम लोगों ने क्या देखा कि जो है भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये जो है किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रिक करंट इंटू L के बराबर है, I1 L के बराबर है। उसी तरीके से ये I1 L के बराबर है क्या,
Q1 V1। और इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ की बात करूँ तो ये हो जाएगा I2L और ये हो जाएगा Q2 V2। अब हम इनके बीच में जो है पहले क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण कोई करंट I1 मिलेगा और उस I1 करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है यहाँ पर भी जो है, क्योंकि ये करंट है इसलिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और ये अट्रैक्शन के फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हमको फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना मिलेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा Q1 Q2 V1 V2 डिवाइडेड बाई R²। अब इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, अगर हम इनके बीच का जो है रिलेशनशिप निकालें, अच्छा यहाँ पर जो है जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, μ0/4π। अब इनके बीच का जो है रेशियो निकालो तो FE डिवाइडेड बाई FM और ये हो जाएगा 1/4πε0 डिवाइडेड बाई μ0/4π। और जो है इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 V1 V2 और डिवाइडेड बाई R²। जो जो चीज़ें कट सकती हैं वो चीज़ें हम कटा लेंगे। तो यहाँ से R² और ये वाला R² ये कट जाएगा। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 4π है और यहाँ पर 4π है, ये कट जाएगा और हमको मिलेगा FE डिवाइडेड बाई FM डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/μ0ε0। और यहाँ से Q1 Q2 कट जाएगा, ये चला जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग उल्टा कर लें तो हमको जो है F यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ये कर सकते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ हमको मिल जाएगा V1 V2 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पर मिलता है F मैग्नेटिक डिवाइडेड बाई F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/μ0 ε0 V1 V2। अब यहाँ पर देखो ये V1 V2 अगर हम लोगों ने सेम वेलोसिटी ले ली तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको C का स्क्वायर मिलता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो हम देख सकते हैं FM डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई C²। और यहाँ पर से हमको पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितने होंगे, उनका रेशियो उनकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये बात भी हम लोगों ने समझ ली। अब जो है आने वाले चैप्टर्स में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल ये जो है वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं की है तो आपको वीडियो शेयर कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। हम तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की और हमारा मिशन है 2023।